नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जुलाई करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें बेहद इंपॉर्टेंट मैं सेलेक्ट करके आया हूँ। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। 41वां क्वेश्चन, 9वां महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो ये जीता गया श्रीलंका के द्वारा। 41वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 9वां एडिशन था महिला एशिया विश्व कप का। तो ये 7 बार इंडिया ऑलरेडी इसको जीत चुकी है, 1 बार बांग्लादेश जीती है और इस बार ये श्रीलंका जीती। इस बार का जो होस्ट थी 2024 की, वो थी श्रीलंका, इसका होस्ट कर रही थी। 8 टीम इस बार पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई। अब फाइनल में श्रीलंका की जो महिला टीम है उन्होंने इंडिया की महिला टीम को 8 विकेटों से इन्होंने हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रही हर्षिता समारा विक्रमा और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही चमारी अट्टापट्टू। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 9वां महिला एशिया कप कौन जीती, तो इस बार श्रीलंका जीत गई। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं गौतम गंभीर। 42वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जो राहुल द्रविड़ थे, उनको ये सक्सीड करेंगे। और गौतम गंभीर जो हैं ये भी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और अब ये नए हेड कोच बन गए हैं पुरुष क्रिकेट टीम के। अब ये सक्सीड करेंगे राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कई बार इसके फुल फॉर्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का ये फुल फॉर्म है। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जून 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो जून के लिए चुने गए जसप्रीत बुमराह, ये चुने गए थे जून के लिए। मई 2024 में चुने गए थे गुडाकेश मोटी। उसके पहले अप्रैल में चुने गए थे मोहम्मद वसीम, ये हैं अप्रैल मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला था। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो मार्च के लिए मिला था कमिंदू मेंडिस को। तो जून वाला आप याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह। आगे देखते हैं 44वां, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जून 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई? महिलाओं में भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो जून के लिए चुनी गई थी स्मृति मांधना। और उसके अलावा अगर पीछे जाएंगे मई में चुने गए थे चमारी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका से हैं। हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं, इनको अप्रैल में मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और उसके पीछे अगर मार्च में जाएंगे तो ये मिला था माइया बुचियार को, जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं 45वां, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट के ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो ऑलराउंडर लिस्ट में पहली बार कोई इंडियन खिलाड़ी आया टॉप पर और वो थे हार्दिक पांड्या। 45वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 46वां, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नए कोच कौन बने हैं? क्रिकेट के तो गौतम गंभीर बने, हम लोग देख लिए। अब क्या है, फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं मानोलो मरकज। 46वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बन गए हैं मतलब मेंस फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए। इसके पहले थे इगोर स्टाइमक। तो 46वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इगोर स्टाइमक इनको हटा दिया गया हेड कोच के रूप में, 17 जून को इनको हटा दिया गया, क्योंकि जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होना है उसके क्वालिफायर में इंडिया जो है वो 3rd राउंड में हार गई और इसीलिए इंडिया क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो इनको हटा दिया गया। अब जो ये जो मरकज हैं, मतलब मानोलो जो मरकज है, जो नए कोच बने हैं, ये स्पेन से हैं। और अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? तो फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, करंटली सर्विंग इन द एज द हेड कोच ऑफ इंडियन सुपर लीग, जो ISL होता है उसमें FC गोवा को ये हेड कोच, वहाँ पे ये हेड कोच के रूप में ऑलरेडी ये कार्यरत हैं। लेकिन वहाँ से अब ये भारत के नेशनल ड्यूटी पे ये लौट रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। तो AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे हैं। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो।
तो ISL में FC गोवा के ये हेड कोच थे, अब ये इंडिया के जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके ये हेड कोच बन जाएंगे। 47वां विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, अलग अलग समय पे होते हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे जुलाई लास्ट चल रहा है तो 3 ऑलरेडी हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये 3 ऑलरेडी हो चुका है, ये तीसरा था। अभी जो विंबलडन हुआ ये तीसरा था। अब विंबलडन के बारे में आप जान लीजिए कि ये ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है दुनिया का, है ना, और इसको कहा जाता है कि मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, मतलब बाकी चारों में भी ये मोस्ट प्रेस्टिजियस है और सबसे पुराना भी है। और ये ऐसा मेजर टूर्नामेंट है जो आज भी घास पर खेला जाता है, विंबलडन। अब हम लोग देख लेते हैं विंबलडन में मेन सिंगल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। हराया किसको? नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से हैं। मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता है विंबलडन में? शी शू वे जो कि ताइवान के हैं और उनके साथ हैं जान जियालिंस्की जो कि पोलैंड के हैं। तो ये हो गया विंबलडन के विनर्स। इसके पहले फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, उसमें मेन सिंगल का टाइटल वहाँ भी कार्लोस अल्काराज जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हुआ था, वहाँ मेन सिंगल का टाइटल जीते थे जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। आगे देखते हैं 48वां प्रश्न। विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुषों का तो हम लोग देख लिए, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया बारबोरा जेसिकोवा के द्वारा। 48वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बारबोरा जेसिकोवा जो है ये चेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने जीता वीमेन सिंगल टाइटल। अगर इसके पहले जो फ्रेंच ओपन हुआ था वहाँ वीमेन सिंगल का टाइटल जीता गया था ईगा स्वेतक जो कि पोलैंड की है उनके द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीमेन सिंगल का खिताब जीता गया था आर्याना सबालेंका के द्वारा जो कि बेलारूस की है। बाकी जो जानकारियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49वां क्वेश्चन। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक आयोजित हुई थी नई दिल्ली, इंडिया में हुई थी। तो 49वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत मंडपम में इसकी बैठक आयोजित हुई थी। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये मोईदाम यह स्थित है असम राज्य में। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बन गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन गया है। तो इसको कल्चरल कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 2 और कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, एक नेचुरल में और एक मिक्स्ड कैटेगरी में, लेकिन इसको शामिल किया गया है कल्चरल कैटेगरी में। तो ये मोईदम्स जो कि असम के हैं ये हैं क्या? तो एक ताई होम डायनेस्टी थी असम में जो कि 13वीं से लेकर 19वीं सेंचुरी में थी। तो उन लोगों का ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये बरियल सिस्टम था, उन लोगों के अंदर कब्रें हैं ऐसा माना जाता है। माउंट बरियल सिस्टम था ये उस डायनेस्टी का। तो इंडिया में टोटल ये 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। असम में तीसरा है ना, असम में ये तीसरा है। बाकी के 2 कौन से हैं असम के? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी, इन दोनों को ही 1985 में ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। अब ये तीसरा साइट बना है असम का और इंडिया का टोटल 43वां साइट बना है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यह है इटली में। कितने हैं? वहाँ पे 59 साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, वहाँ पे 57 साइट्स हैं। अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अजंता केव और एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके साथ साथ आगरा का ताजमहल और आगरा का फोर्ट उत्तर प्रदेश वाला, इनको सबसे पहले जो है ये फर्स्ट इंडियन साइट्स थे जिनको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में 1983 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई कमेंट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर कीजिए। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया है। तो नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। गणतंत्र को रिपब्लिक भी कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं रिपब्लिक मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। 51वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
पहले और भी नाम बदले गए हैं, जैसे कि मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमृत उद्यान कर दिया गया, राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 52वां, हाल ही में FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है एलिसा डे एंडा मैड्राजो। और जो अध्यक्ष तो ये है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है जेरेमी विल। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट है एलिजा डे एंडा मैड्राजो। 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ की है? ये मैक्सिको की हैं और अब ये बन गई हैं प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 सालों के लिए। तो ये जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगी। अब FATF क्या है? ये ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग है, मतलब दुनिया भर में जो पैसों का लेन देन होता है मोटा रकम में, उस पर यह नज़र रखती है। तो इसका मेन काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि जो ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है उस पर नज़र रखना, मनी लॉन्ड्रिंग पे, और टेररिज्म को, मतलब आतंकवाद को जो फाइनेंस किया जाता है उस पर नज़र रखना। और ये जो इनिशिएटिव है FATF, ये है G7 कंट्रीज़ का। G7 में कौन कौन से देश हैं? US, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। FATF को फाउंड किया गया था 1989 में। FATF का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। उर्सुला वॉन डर लियेन ये फिर से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये किस देश से हैं? उर्सुला वॉन डर लियेन ये हैं जर्मनी से। 53वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जर्मन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है उर्सुला वॉन डर लियेन, और ये लगातार दूसरी बार बनी है, 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन कमीशन का। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्स। आगे देखते हैं 54वां। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष दोबारा से कौन बनी है? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, तो ये दोबारा से बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55वां देखते हैं। वह UPSC के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे मनोज सोनी। 55 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले थे प्रदीप कुमार जोशी। तो मनोज सोनी जी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है UPSC के चेयरमैन पद से। तो मनोज सोनी ने कहा कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मतलब पर्सनल कुछ रीजन है जिसके वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि इनका जो टेन्योर था, कार्यकाल था, ये मई 2029 तक था। तो आप समझ सकते हैं 5 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये सक्सीड किए थे प्रदीप कुमार जोशी को। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है UPSC के चेयरमैन। पहले जो UPSC के चेयरमैन थे सबसे पहले, ये थे सर रॉस बार्कर। ये बने थे 1926 में। टोटल अब तक 32 UPSC के चेयरमैन रह चुके हैं। 56वां देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मतलब CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है? तो ये हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। 56 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो सरकार ने इनका कार्यकाल को एक्सटेंड किया है। किनके? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के। इनके कार्यकाल को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो कलाई सेल्वी हैं, ये पहली वीमेन थी जो कि इस पोस्ट पे ये अपॉइंट की गई थी अगस्त 2022 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं CSIR के, मतलब वो पदेन चेयरमैन होते हैं। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली CSIR के चेयरमैन होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे नीति आयोग के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। 57वां देखते हैं। हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, मतलब NBDA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं रजत शर्मा। NBDA के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। 57 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो रजत शर्मा हैं कौन? ये चेयरमैन और एडिटर एंड चीफ हैं इंडिया TV के, और ये अभी रिप्लेस करेंगे अविनाश पांडे जी को, जो कि फॉर्मर CEO रह चुके हैं ABP नेटवर्क के। अविनाश पांडे, उनको ये रिप्लेस करेंगे। अब पहले ये NBA बोर्ड था, लेकिन बाद में इसमें डिजिटल मीडिया को इंक्लूड करने के लिए इसका नाम चेंज किया गया, और इसमें मतलब NBA से होकर ये NBDA हो गया। अब इसमें डिजिटल मीडिया और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स इसके मेंबर बन गए। अब NBDA जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का इंडिया में, और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया का भी। इसमें लगभग सारे के सारे मेजर न्यूज़ नेटवर्क्स हमारे देश के इसमें काउंट हो जाते हैं NBDA में, और इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं रजत शर्मा। आगे देखते हैं 58वां। BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं BSNL के?
तो ये बने हैं रॉबर्ट जे रवि। 58 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे श्री प्रवीण कुमार पुरवर को। 59वां, फेडरल बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? फेडरल बैंक के तो ये किए गए हैं केवी सुब्रमण्यम, मतलब कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। 59 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 60वां, सुजाता सौनिक, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है ये महाराष्ट्र की। 60वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले राधा रतूड़ी, ये भी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी उत्तराखंड की इस साल के जनवरी में। आगे देखते हैं 61वां, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024, ये निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ? मतलब SCO समिट 2024 जो था वो निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था कजाकिस्तान में। 61वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कजाकिस्तान के कैपिटल अस्थाना में ये मतलब समिट हुआ था। अब क्या हुआ कि SCO का जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर अभी बना है वो बना है बेलारूस। अब SCO जो है ये पहले था शंघाई 5 जो कि 1996 में बना था। इसमें सिर्फ 5 देश थे, लेकिन अब जाकर टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस जो कि सबसे नया मेंबर है किसका? SCO समिट का, SCO का सबसे नया मेंबर है बेलारूस SCO का। आगे देखते हैं 62वां, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो हम लोग लगातार इसके बारे में पिछले प्रश्न में बात किए हैं। 10वां सदस्य बना है बेलारूस। इसके पहले 9 सदस्य थे। 62वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो SCO जो है वो सक्सेसर है शंघाई 5 का। पहले शंघाई 5 था जो कि 1996 में बना था। इसमें 5 ही देश थे, एक था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान। बाद में इसका 24वां समिट इसी साल हुआ, कजाकिस्तान के अस्थाना में हुआ और इसमें बेलारूस इसका 10वां मेंबर बना जो कि SCO का सबसे नया मेंबर है। तो टोटल अभी 10 मेंबर्स है, आप देख सकते हैं चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। आगे देखते हैं 63वां, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भी 4 ही देश थे, 5वां बना है बांग्लादेश। 63 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये ऑफिशियली वेलकम किया है बांग्लादेश का अपने 5वें सदस्य के रूप में। तो ये सब कब हुआ? जब अभी हाल ही में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का मीटिंग था, 8वां इस बार मतलब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल का मीटिंग था 8वां, जो कि वर्चुअली हुआ था मॉरिशस में। उसी के दौरान बांग्लादेश को 5वें मेंबर के रूप में स्वीकार किया गया। बाकी के जो एग्जिस्टिंग 4 मेंबर्स हैं, एक है इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, ये चारों अभी मेंबर्स हैं। शेसेल्स जो है ये पार्टिसिपेट करता है एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। 64वां देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? तो वो देश है आइवरी कोस्ट। ये 10वां अफ्रीकी देश बना है संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला। इसके अलावा जो ये 3 देश हैं, सियरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों भी बहुत ही जल्द इसमें शामिल होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में ये तीनों देश भी बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। लेकिन 10वां देश जो शामिल हुआ है वो है आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट का एक और नाम है कोट डी आइवोरे, ये भी उसी देश का नाम है। तो ये टोटल ओवरऑल 53वां देश बना है 1992 का UN वाटर कन्वेंशन को साइन करने वाला। इसको कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स भी इसको कहा जाता है। मतलब आपके देश के बाउंड्री के बाहर जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना, ये इसी में है। 1992 UN वाटर कन्वेंशन में इस ट्रीटी में साइन करते ही आप इसके मेंबर हो जाते हैं। और आगे देखते हैं कि इस कन्वेंशन के अंतर्गत करना क्या होगा कि जो भी पार्टीज़ होंगी या जो भी नेशंस होंगे जो इसको साइन किए हैं, तो ये क्या करेंगे, इनको रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट किस चीज़ में? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर्स। मतलब आपके देश के बाउंड्री के बाहर जो वाटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सस्टेनेबली आपको मैनेज करना है, इसीलिए आप इस एग्रीमेंट में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 65वां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन बने हैं? ग्लोबल लीडर कौन बने हैं सबसे ज़्यादा फॉलोवर वाले? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। 65वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनका 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गया। हालांकि बराक ओबामा
जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका लगभग 130 मिलियन है, लेकिन वो अभी वैश्विक लीडर नहीं है। अमेरिका में अब वो राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बने हैं दुनिया के सबसे बड़े नेता जिनको एक्स पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं। 66वां देखते हैं, स्पेस एक्स और एक्स इन दोनों के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से किस शहर में स्थानांतरित किया गया है? तो स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस एजेंसी है एलन मस्क का, और एक्स जो कि पहले ट्विटर था ये भी एलन मस्क का है। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर को अभी शिफ्ट किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है कैलिफोर्निया से टेक्सास, इसको शिफ्ट किया गया है। 66 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 67, हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं बंद हो गई है? तो वो है कू, जो कि इंडिया का ट्विटर कहलाया जा रहा था, वो अब बंद हो गया है। तो एक्स का पहले नाम ट्विटर था, तो ये भी कू जो है ये मतलब एक इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था, आया था ट्विटर को टक्कर देने के लिए, लेकिन अब ये बंद हो गया है। 2021 में ये पॉपुलर हो गया था जब कई सारे इंडिया के मिनिस्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं ट्विटर से नाराज़ थे, क्योंकि वो चाहते थे कुछ कंटेंट को हटवाना, लेकिन ट्विटर नहीं हटा रहा था। इसी के लिए इंडिया के कई मिनिस्टर्स नाराज़ हो गए थे और वो लोग कू पे अपनी आईडी बना लिए थे, लेकिन फाइनली अब कू बंद हो गया। 68वां देखते हैं, कारगिल विजय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को हर साल। तो कारगिल वार जो है ये ऑफिशियली शुरू हुआ था 25 साल पहले, मतलब ऑफिशियली ख़त्म हुआ था 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को। अब ये एक ऐसा लड़ाई था जो कि युद्ध में बदल गया था कारगिल वॉर के रूप में। और इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान के इंट्रूडर्स लाइन ऑफ कंट्रोल करके इंडिया में आ गए थे और लद्दाख की जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई सारे जो स्ट्रेटेजिक हाई पोजीशंस हैं उसको उन्होंने कब्जा लिया था। तो बदले में इंडिया की सेना ने लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय। ये कोड नेम था इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन का, जिसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था इसके रिस्पांस में, उन लोगों के आक्रमण के रिस्पांस में। बाद में फिर इंडिया की एयरफोर्स ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। आगे देखते हैं 69वां, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मलाला डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 12 जुलाई को। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो एक समय ऐसा था जब ये फेस बन गई थी मलाला यूसुफजई, किस चीज़ का? फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन का ये चेहरा बन गई थी, क्योंकि तालिबान का जो ऑर्डर था उसको इन्होंने डिसओबे किया था। तालिबान ने ऑर्डर दिया था कि लड़कियों को स्कूल अटेंड करना मना है, और फिर भी इन्होंने स्कूल अटेंड किया था, इनको गोली भी लगी थी। तो इस तरीके से ये पहली बार ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुई थी 9 अक्टूबर 2012 को। और बाद में अभी फिर इंटरनेशनल मलाला डे ये मनाया जाता है 12 जुलाई 2013 को पहली बार मनाया गया था, अब हर साल मनाया जाता है। और इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, फीमेल एजुकेशन को ये एडवोकेट कर रही थी। और इनके साथ साथ एक और को मिला था, वो हैं कैलाश सत्यार्थी। ये इंडिया में एक्टिविस्ट हैं और ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर काम करते हैं। बच्चों को बंधुआ मजदूरी जो करवाया जाता है उससे कहीं ना कहीं ये निजात दिलवाते हैं, बच्चों के हक में लड़ाई लड़ते हैं। 70 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, क्योंकि इसी दिन जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इमरजेंसी लगवाया था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति थे। तो 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 71वां देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये एक एनुअल इवेंट है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये इसलिए ताकि एक अवेयरनेस फैलाया जा सके बढ़ती हुई आबादी को लेकर। इस साल का जो थीम था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का वो था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आगे देखते हैं 72, हाल ही में किस वायरस से गुजरात में 40 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है? तो उस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। 72 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार जो ये वायरस डिटेक्ट हुआ था वो एक चांदीपुरा नामक गांव में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया चांदीपुरा वायरस। आगे देखते हैं 73, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। 73वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे जस्ट अ मशीनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर,
ये लिखा गया पहले के जो आरबीआई गवर्नर रह चुके डुब्बूरू सुब्बा राव जी के द्वारा। जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉरपोरेट सक्सेस, ये लिखा गया आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये लिखा गया कल्पना किल्लावाला के द्वारा। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये लिखा गया टिम वॉकर के द्वारा। भोपाल गैस ट्रेजिडी के ऊपर ये बुक है। इसके अलावा महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री वेंकैया नायडू, ये लिखा गया श्री संजय किशोर जी के द्वारा। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी लव स्टोरी, ये मतलब ये ऑटोबायोग्राफी है किसका, तो ये आर अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन का ये ऑटोबायोग्राफी है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट लव स्टोरी, तो अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसको इन्होंने साथ मिलकर लिखा है, सिद्धार्थ मोंगा के साथ इन्होंने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट, ये लिखा गया शेन वॉटसन के द्वारा। एड फाइंड्स अ होम, ये लिखा गया आलिया भट्ट के द्वारा। आगे देखते हैं 74वां। हाल ही में किताब विंग्स टू आवर होप्स, इसका वॉल्यूम 1 जो है ये जारी हुआ है। यह किताब किसके भाषणों का एक संकलन है, तो ये संकलन है द्रौपदी मुर्मू जी की भाषणों का। 74वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले जो 75 इम्पोर्टेंट स्पीच थे द्रौपदी मुर्मू के, उसको संकलित किया गया है इसमें। अब ये पहले साल के मतलब राष्ट्रपति जी के पहले साल के सारे जो इम्पोर्टेंट 75 जो स्पीचेस हैं उसको इसमें दिखाया जाएगा। अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया जो कि ई बुक है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, तो अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत। 75वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रूलिंग है, ये जो ऑर्डर है, ये किस केस में आया है, मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसी केस में ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। 76वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंजा लैली, ये दुनिया की पहली मिस एआई बनी, ये किस देश से हैं, तो ये है मोरक्को से। 76वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 था और ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। अगले पार्ट में ये सारा का सारा करंट अफेयर्स जो है ये कवर हो जाएगा जुलाई 2024 का। तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिएगा, इस सीरीज़ में बने रहिएगा और मिलते हैं हम लोग 3rd पार्ट में। तब तक आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं 3rd पार्ट में। थैंक यू सो मच।